फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कथा मंथन। और आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का पार्ट 2 दैट इज़ मार्केटिंग और मार्केट का पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। और अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए तो ब्लॉग का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज हम लोग आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का चैप्टर 6, 9, 10, 11 का सेकेंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग मार्केटिंग के बारे में पढ़ते थे। होप आप लोग को इसके पहला वाला वीडियो समझ में आया होगा। तो हम लोग ने उसमें क्या पढ़ा था, हम लोग ने उसमें इक्विलिब्रियम प्राइस पढ़ा था। तो उसमें क्या होता है ना, मैं आपको एक बार शॉर्ट में रिकैप दे देती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग का डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो हम लोग का प्राइस गिर जाता है। और जब हम लोग का डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम होता है तो प्राइस बढ़ जाता है। और जब हम लोग का डिमांड कम होता है, सप्लाई ज़्यादा होता है तो प्राइस गिर जाता है। और इन डिमांड और सप्लाई को बराबर करने के लिए हम लोग को प्राइस को एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट में लाना पड़ता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो। और वो पॉइंट कौन सा होता है, वो उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, डिमांड और सप्लाई कर्व का। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चेंज इन इक्विलिब्रियम। तो अब चेंज इन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जब इक्विलिब्रियम प्राइस चेंज होता है तब क्या होता है। तो सबसे पहला केस क्या है, जब डिमांड कांस्टेंट रहता है लेकिन सप्लाई चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डायग्राम है। यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि हम लोग प्राइस जो है वो वर्टिकली मेजर कर रहे हैं और क्वांटिटी हम लोग हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं। D1 हम लोग का डिमांड कर्व है, डी डैश हम लोग का डिमांड कर्व है, एस डैश हम लोग का सप्लाई कर्व है और एस वन डैश हम लोग का चेंज इन सप्लाई कर्व है। आप देखिए कि जो सप्लाई कर्व जो ओरिजिनल था, मतलब ये लोग जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे वहाँ वो हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। और वहाँ से जो हम लाइन टान रहे हैं हम लोग, और वो प्राइस वाले लाइन पे पड़ रहा है, मतलब प्राइस जो हम लोग हॉरिजॉन्टली मेजर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसे करेंगे, वो पॉइंट से लाइन ऐसे टानेंगे तो ये हम लोग का प्राइस है और इधर हम लोग का क्वांटिटी है। तो उतना प्राइस पे हम लोग को उतना क्वांटिटी मिल रहा है और वो हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस है, क्योंकि वहाँ पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हम लोग देख रहे हैं कि जो सप्लाई कर्व है वो थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो राइटवर्ड शिफ्ट करने के कारण क्या हुआ, यहाँ पे ई से लेके ए तक का हम लोग का एक्सेस सप्लाई आ गया, क्योंकि हम लोग का सप्लाई कर्व इस तरफ शिफ्ट कर गया। अगर इस तरफ शिफ्ट कर जाता तो हम लोग का डिमांड एक्सेस डिमांड हो जाता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन इस तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी राइटवर्ड के इस तरफ यानी राइट, इस तरफ यानी लेफ्ट। तो इस तरफ शिफ्ट कर रहा है हम लोग का सप्लाई कर्व, यानी राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है, यानी हम लोग का डिमांड ई से लेके हम लोग का सप्लाई ई से लेके ए तक का हम लोग को एक्सेस सप्लाई दिख रहा है वहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग प्राइस गिरा दे, सप्लाई जब बढ़ रहा होता है और डिमांड कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्राइस गिराते हैं। तो प्राइस गिराने पे क्या होता है, हम लोग का डिमांड और सप्लाई सेम हो जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा प्राइस गिरा देंगे और जब हम लोग गिराएंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो नीचे इंटरसेक्ट कर रहा था पॉइंट, हम लोग का वही अब न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और वो पॉइंट हम लोग का न्यू E1 है और OP1 हम लोग का न्यू प्राइस है और Q2 हम लोग का न्यू क्वांटिटी है। तो उस इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस के लिए हम लोग का प्राइस क्या है, OP1 और क्वांटिटी क्या है, OQ1। ओके। तो हम लोग देख पा रहे हैं इधर कि हम लोग को लेस प्राइस दे के भी हम लोग ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं पहले के मुकाबले। आप डायग्राम में देखिए, आप लोग को समझ में आएगा। प्राइस इज मेजर्ड ऑन वर्टिकल एक्सिस एंड क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। D डैश एंड S डैश आर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व रिस्पेक्टिवली। Where the equilibrium point is E, price is OP and quantity is OQ. Let the demand curve remain constant on D dash, but the supply curve shifts to right to S1 dash. Due to this right shift, we find an excess supply by EA, due to which the price tends to fall and the new equilibrium becomes E1 with equilibrium price OP1 and increased equilibrium quantity OQ1.
तो लास्ट सेंटेंस आपने देखा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट के लिए हम लोग का इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, OP1, और इंक्रीज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OQ1। इंक्रीज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्यों, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जब प्राइस कम हो रहा है ना तो क्वांटिटी ज़्यादा बिकने लग गया पहले के मुकाबले। आप डायग्राम में देखिए, आपको समझ में आएगा। अब केस टू में क्या हो रहा है, पहले में हम लोग का डिमांड सेम रहता था और सप्लाई चेंज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, सप्लाई सेम रहेगा यानी सप्लाई कांस्टेंट रहेगा और डिमांड चेंज होगा। तो यहाँ पे भी हम लोग प्राइस मेजर कर रहे हैं और क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे वर्टिकली प्राइस मेजर कर रहे हैं और हॉरिजॉन्टली क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं। हम लोग का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, E है, और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, OP है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OQ है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जो हम लोग का डिमांड कर्व है, और हम लोग का डिमांड कर्व है D डैश, सप्लाई कर्व है SS डैश, और यहाँ पे एक न्यू डिमांड कर्व हम लोग का फॉर्म हो रहा है जो थोड़ा सा इस तरफ है यानी राइटवर्ड शिफ्ट की तरफ है। तो राइट शिफ्ट में क्या हो रहा है, D1 डैश। तो D1 डैश में क्या हो रहा है हम लोग का कि हम लोग देख पा रहे हैं कि EA से हम लोग का एक्सेस डिमांड ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब डिमांड एक्सेस हो रहा है, और डिमांड एक्सेस होने पे क्या होगा, अगर सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, डिमांड ज़्यादा हो जाएगा, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि अगर सप्लाई ज़्यादा नहीं हो रहा है और डिमांड बढ़ रहा है कोई भी चीज़ के लिए, तो उसका थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देंगे तो क्या होगा, कंज्यूमर जहाँ 1 किलो लेने वाला है उसके बदले में मे बी आधा किलो, 250 ऐसे करके लेगा। तो हम लोग थोड़ा सा प्राइस बढ़ा दे रहे हैं उस कमोडिटी का। तो प्राइस बढ़ाने पे हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या फॉर्म हो रहा है, जहाँ पे D1 और D1 डैश कहाँ किससे इंटरसेक्ट कर रहा है, S और S डैश से इंटरसेक्ट कर रहा है, वही हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और उसके लिए न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है, OP1, और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या है, OQ1, और इसके अभी क्या है, इंक्रीज न्यू equilibrium increased quantity, increase new equilibrium quantity. Price is measured on vertical axis and quantity on horizontal axis. D dash and SS dash are the demand and supply curve respectively. Let the supply curve remain same at SS dash, but the demand curve shift rightward to D1 dash. Here we see an excess demand of EA due to which the price tends to increase. Therefore, we see a new equilibrium point at E1 where the new equilibrium price is OP1 and quantity is OQ1. होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोग को एक बात बताऊं, हम लोग ने अभी तक जितना भी मतलब केस 1 और केस 2 में डिमांड और सप्लाई हम लोग का दोनों राइटवर्ड शिफ्ट से हो रहा था। अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो पहले हम लोग केस 1 में देखते हैं, अगर हम लोग का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ तो यानी हम लोग का एक्सेस डिमांड दिखाएगा। तो एक्सेस डिमांड में हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पे केस 1 में हम लोग प्राइस गिरा रहे थे वहाँ पे हम लोग प्राइस बढ़ाएंगे। प्राइस बढ़ाने के कारण हम लोग का क्या होगा, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ पे D1 डैश सॉरी S1 डैश और D डैश हम लोग का जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हम लोग का होगा न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट, और हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस होगा OP1 और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा OQ1। और सेम हम लोग का सप्लाई में भी होगा, जब सप्लाई कांस्टेंट रहेगा, डिमांड हम लोग का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, तो हम लोग को यहाँ पे प्राइस बढ़ाने की जगह प्राइस घटाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग देखेंगे तब एक्सेस सप्लाई देखेंगे। तो एक्सेस सप्लाई में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्राइस घटाना पड़ेगा। तो हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा, हम लोग का न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा D1 डैश और SS डैश, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, और वो कहाँ करेगा, ओल्ड प्राइस के नीचे करेगा। और केस 1 में क्या करेगा, ओल्ड प्राइस के ऊपर करेगा। कब करेगा, जब हम लोग का लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। हम लोग ने जितना पढ़ा राइटवर्ड शिफ्ट के लिए पढ़ा, और मैंने अभी आपको लेफ्ट शिफ्ट के लिए भी बता दिया। और अगर आप लोग को कोई भी डाउट है रिलेटेड टू दिस चैप्टर और एनी अदर चैप्टर ऑफ क्लास 11 एंड 12 ऑफ इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप लोग को उसका आंसर मिल जाएगा। और अगर और अभी के लिए आप इतना ही, मैं धीरे धीरे करके मार्केटिंग में आगे बढ़ी हूँ ताकि आप लोग का कंसेप्ट क्लियर हो, और होप आप लोग को समझ भी आया होगा ये पॉइंट्स। और अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आया तो आप लोग प्लीज़ मुझसे पूछिए, क्योंकि ये चैप्टर कवर करता है आप लोग का 30 to 40 मार्क्स ISC में।
सो इसको हल्के में मत लीजिए, और ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर भी है। और दूसरा बात ये कि अगर आप लोग को इसके इंपॉर्टेंट नोट्स या जो क्वेश्चन आंसर आईएससी में आता है या आ सकता है वैसे क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप लोग को वो मैं अपने ब्लॉग में लिखती हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और आप लोगों को एक काम करना है, वहाँ पे जाकर के जस्ट उस लिंक पे क्लिक करना है और आप लोग ब्लॉग में पहुँच जाइएगा और वहाँ से पढ़ सकते हैं आराम से। और अगर आप लोग को मेरे लाइव क्लासेस या फिर आप लोग को मेरा ट्यूशन चाहिए, तो आप लोग को उसके लिए ज्वाइन बटन में क्लिक करना पड़ेगा। आप लोग को टर्म्स एंड कंडीशंस पता चल जाएंगे। और ब्राउचर में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ से मेरे को कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ चाहिए क्लास 11-12 के लिए, या नीट जेईई या फिर और भी साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए, तो आप लोग मेरे दूसरे चैनल कथा मंथन 2.0 में जा कर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11-12 अकाउंट्स नीट जेईई आपको साइंस आर्ट्स कॉमर्स करके अलग अलग सेक्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे आप लोग एमसीक्यू में देख सकते हैं। और सेम फॉर दिस चैनल, आप लोग काफ़ी कमेंट करके पूछते हैं कि आप लोग को वीडियोस नहीं मिल रहा, तो एंड स्क्रीन में आप लोग को वीडियोस मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग आई बटन में क्लिक करके पता कर देख सकते हैं मेरे दूसरे वीडियोस का लिंक। दूसरे वीडियोस आप लोग को मिल जाएंगे। और नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में सर्च करिएगा आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 11, आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 करके, सेम फॉर कॉमर्स एंड अकाउंट्स, तो आप लोग को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल कथा मंथन।